नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा क्लास है, क्लास 2 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एकदम सिंपल वे ऑफ लर्निंग है, एकदम सिंपल वे में आपको समझना है। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, दोनों का मीनिंग को समझिए, आप समझ जाएंगे कि डिफरेंसेस क्या है, और दोनों का मीनिंग एग्जाम में आता है। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब आगे समझते हैं, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। समझिए दोनों का मीनिंग। होल्डर का मतलब होता है लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लीगल ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल को समझिएगा। मेरे फादर का प्रॉपर्टी था, मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे फादर की डेथ होने के बाद उनका एक ही बेटा हूं मैं, तो मेरे फादर की जितनी प्रॉपर्टी है उसका लीगल ओनर कौन हुआ? मैं। ठीक है। तो एस के अग्रवाल अपने फादर की प्रॉपर्टी का ओनर हुआ, लीगल ओनर हुआ। लेकिन होल्डर के समय क्या हुआ? मैंने कुछ पेमेंट किया, कुछ कंसिडरेशन दिया? नो, मुझे गिफ्ट में मिली है प्रॉपर्टी। तो ये समझ में आ गया, होल्डर कौन होता है? लीगल ओनर होता है प्रॉपर्टी का। दूसरा पॉइंट, होल्डर ने कोई पेमेंट नहीं की होती है उस प्रॉपर्टी के लिए, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। समझ में आया? वो गिफ्ट में मिलती है उसको। तो 3 पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए। पॉइंट नंबर 1 2 3 ध्यान से देखिएगा। देखिए, होल्डर में आपको क्या लिखना है? लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। होल्डर कौन होता है? लीगल ओनर होता है प्रॉपर्टी का। ही गॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाया गिफ्ट। उसको प्रॉपर्टी कैसे मिली? गिफ्ट के थ्रू मिली, इनहेरिटेंस के थ्रू मिली, उसने कोई पेमेंट नहीं किया। तीसरा, ही हैज नॉट मेड एनी पेमेंट फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल सा चीज है। ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया कि मेरी फादर की प्रॉपर्टी मुझे मिली, एज ए गिफ्ट मिली, क्योंकि मैं उसका लीगल ओनर था। ये समझ में आ गया होल्डर का मतलब। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब समझिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी लीगल ओनर होता है। एग्जाम्पल, सपोज मुझे प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेच दी पैसा लेके। मेरा एक घर था, मिस्टर एक्स को मैंने वह बेच दिया पैसा लेके। तो इसमें क्या हुआ? मिस्टर एक्स जो पैसा दिया हमको प्रॉपर्टी के रिगार्ड में, उसने क्या दिया? कंसिडरेशन दिया है, गुड फेथ दिया है। तो ये समझ में आ गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो मिस्टर एक्स है वो प्रॉपर्टी का ओनर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी प्रॉपर्टी का लीगल ओनर होता है। देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है। मिस्टर एक्स यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन ही गॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ही गॉट द प्रॉपर्टी वाया कंसिडरेशन, वाया गुड फेथ। समझ में आया? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा देगा, और होल्डर को वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट में मिलेगा। समझ में आ गया? तो तीसरा पॉइंट आप खुद लिख देंगे, ही हैज मेड पेमेंट फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 3 एग्जाम्पल है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोलता है बी ने ए को गुड्स सप्लाई किया, तो ए की जिम्मेदारी है उस गुड्स का पैसा देने की। क्वेश्चन को आगे समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है बी सप्लाई गुड्स टू ए, बी ने ए को गुड्स बेचा, और ए इशू ए चेक टू बी ऑफ ₹10 लाख फॉर सप्लाई। ठीक है। पेबल नेम इज मिसिंग इन द चेक। ठीक है। क्या हुआ? देखिए, बी ने ए को कुछ माल बेचा, ए की जिम्मेदारी है, बी ने ए को 10 लाख का माल बेचा, तो ए की जिम्मेदारी है कि बी को 10 लाख का पेमेंट करे। तो क्या हुआ? बी ने ए को माल बेचा, ए ने बी को 10 लाख का चेक दे दिया। ठीक है। उसमें नाम नहीं लिखा, बी को बोला तुम नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बी को 10 लाख का चेक मिल गया। लेकिन क्या हुआ? जब वो चेक अपनी पॉकेट में लेके जा रहा था, वो रास्ता में गिर गया। बी लॉस्ट द चेक, लेकिन वह चेक गलती से किसी बदमाश को मिल गया, सी को मिल गया। सी, याद देखिए, सी ने उस चेक को बदमाशी से ले लिया, मतलब बी के कंसेंट से तो नहीं लिया है, मतलब अनकंसेंट से ले लिया। ठीक है। सी गेट दिस चेक। आगे कहानी सुनिए। सी इज नॉट द लीगल ओनर बट ऑब्टेन द चेक। सी जो है उस चेक का लीगल ओनर नहीं, लीगल ओनर कौन है? बी। ये समझ में आ रहा है? होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? बी होता है यहां पर। आगे, फर्दर मिस्टर डी इज द क्रेडिटर ऑफ मिस्टर सी। डी सी से कुछ पैसा पाता है। सी बोला मेरे पास तो चेक पड़ा है, उसमें नाम भी मिसिंग है, लिख के डी को दे के खत्म करते हैं। मिस्टर सी इशू दिस चेक टू मिस्टर डी। डी ने सी ने डी को चेक दे दिया। अब ईमानदारी से बोलिएगा, डी की कोई गलती है? डी बहुत ईमानदार आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। डी सी से पैसा पाता था, डी सी से कुछ पैसा पाता था,
सी ने उसे चेक दे दिया। उसे पता नहीं था, डी को यह नहीं पता है कि यह चेक फ्रॉड है, यह चेक फ्रॉड तरीका से लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए डी एक ईमानदार आदमी है, उसे वह नहीं पता था सी जो है ये चोरी का चेक उसे दे रहा है। इस केस में डी ने कोई बदमाशी नहीं की और डी कैन बी, डी याद रखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि बदमाशी से होता तब नहीं होता, लेकिन डी एक ईमानदार आदमी है, वह होल्डर ड्यू कोर्स है। लेकिन याद रखिएगा डी कैन फाइल ए केस अगेंस्ट ऑल प्रायर पार्टीज। याद रखिए डी चाहे तो जितना जन बदमाशी किया है, बदमाशी सी की है लेकिन गलती भी बी की है, क्योंकि उसने चेक खो दिया है और ए की भी गलती है, बिना नाम के चेक नहीं देना चाहिए। तो डी चाहे सबके अगेंस्ट केस कर सकता है और डी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। सिंपल सा भाषा में समझ जाइए, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वह आदमी जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है पेमेंट देके, याद रखिएगा। और होल्डर वह है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेता है बिना पेमेंट दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे, ध्यान से सुनिएगा। इनकोट इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सा चीज है। इनकोट इंस्ट्रूमेंट मतलब वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उसको इनकोट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल डेट, अमाउंट, नेम एक्सेट्रा, कोई भी इंफॉर्मेशन चेक में मिसिंग है। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी को एक चेक दे रहे हो उसमें डेट लिखना भूल जाते हो, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकोट इंस्ट्रूमेंट। सिंपल सा चीज है। अब स्क्रो इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, स्क्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब यह वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ड्रॉन हुआ है एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ। कंडीशन है, याद रखिए इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या कंडीशन है और स्पेसिफिक पर्पस है। एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी इज गिवन। तीन चीज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, क्या होना चाहिए? वन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंडीशन होगा विथ स्पेसिफिक पर्पस, वह कंडीशन स्पेसिफिक पर्पस होगा, कंडीशन होगा स्पेसिफिक पर्पस होगा, और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्ड में आपने कोई सिक्योरिटी दी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी दी है, उसको बोलते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल समझिए, मैंने बिजनेस लोन लिया घर को गिरवी रख के, ठीक है। अब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये कंडीशन है यदि मैं लोन का पेमेंट नहीं दूंगा तो क्या करेंगे, मेरा घर ले लेंगे, कोलेट्रल सिक्योरिटी ले लेंगे। याद रखिए जो सिक्योरिटी मैंने दी है बैंक वो ले लेगा यदि मैं लोन का पैसा ना दूं तो एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट मतलब तीन कंडीशन होने चाहिए उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। कंडीशन होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस, किस पर्पस के लिए होना चाहिए, और आपने एक सिक्योरिटी भी उसके रिगार्ड में दी हो, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्ड में कोलेट्रल सिक्योरिटी दी हो। याद रखिएगा, आप क्रॉसिंग में आ जाइए। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का सिंपल सा भाषा में बोलते हैं दो पैरेलल लाइंस, दो लाइंस को क्रॉसिंग बोला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, इस चीज को देखिएगा। क्रॉसिंग का मतलब होता है दो लाइन, उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में क्रॉसिंग। क्रॉसिंग उसका फायदा क्या है, देखिए क्रॉसिंग मीन्स टू पैरेलल लाइंस। एंड क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, समझिएगा। क्रॉसिंग के कारण क्या होता है, इट इज ए डायरेक्शन टू द बैंकर नॉट टू पे द मनी ऑन बैंक काउंटर। मतलब बैंक काउंटर में आप पैसा नहीं देंगे, पे बैंकर को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, मेरा जो बैंकर है उसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप बैंक काउंटर में सामने वाला पार्टी को जिसको भी मैंने चेक दिया है उसको केस में पैसा नहीं देंगे। मतलब काउंटर पेमेंट नहीं होगा, बैंक में वो लेके जाएगा और बोलेगा काउंटर में पैसा दे दो, नहीं देगा बैंक, उसको केस नहीं देगा। तो एक तो डायरेक्शन है बैंकर को नॉट पे द मनी ऑन बैंक काउंटर। तीसरा, बैंकर शुड पे द मनी ओनली टू ए पार्टिकुलर बैंकर। बैंकर जिसके नाम पे क्रॉसिंग करके मैंने चेक दे दिया है, मतलब मिस्टर एक्स के नाम पे चेक दिया गया तो मिस्टर एक्स का ही अकाउंट में पैसा जाएगा और किसी के जाएगा नहीं, याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ओनर ऑफ चेक। मेरा चेक का ओनर प्रोटेक्शन दे रहा है कि मैं चेक मिस्टर एक्स के नाम पे काट रहा हूं, देखो मेरे को यह प्रोटेक्शन है, मिस्टर वाई पैसा नहीं ले सकता, मिस्टर एक्स ही पैसा लेगा। तो क्रॉसिंग का एक एडवांटेज क्या है, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ओनर ऑफ द, याद रखिए ये प्रोटेक्शन देता है ओनर का। और एक क्या है, ये पार्टिकुलर जिसके नाम पे काटते हैं उसी के नाम पे जाता है, याद रखिएगा।
तो दो प्रकार का क्रॉसिंग होता है, एक जनरल क्रॉसिंग, एक स्पेसिफिक क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग सिंपल सा भाषा में लिख देंगे, इट्स गिव डायरेक्शन टू द पेई बैंकर। ये एक पेई बैंकर को एक डायरेक्शन है। पेई बैंकर यदि अपना काम नहीं करता है तो यहाँ पर लायबिलिटी पेई बैंकर की हो जाती है। देखिए, इट इज द लायबिलिटी ऑफ पेई बैंकर टू मेक पेमेंट प्रॉपर्ली। पेई बैंकर की लायबिलिटी है कि आप तरीका से काम कीजिएगा। और स्पेसिफिक क्रॉसिंग में क्या होता है देखिएगा, मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूं आपको। स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में बैंक का नाम लिख देता हूं, स्पेसिफिक कर दिया कि ये बैंक जो आपने पेमेंट करेंगे एक्सिस बैंक में ही करेंगे। देखिए, मैंने एक ड्रॉ करके दे दिया है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक बैंक का नाम मेंशन कर देने को स्पेसिफिक क्रॉसिंग बोलते हैं। जनरल क्रॉसिंग में बैंक का नाम मेंशन नहीं होता है। तो स्पेसिफिकली मेंशन द बैंक नेम अंडर क्रॉसिंग इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक क्रॉसिंग। इट इज द लायबिलिटी ऑफ पेई बैंकर टू मेक पेमेंट प्रॉपर्ली। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज था। याद रखिएगा, एक सिंपल सा यदि बेनिफिट पूछा जाए क्रॉसिंग का तो आप लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ओनर ऑफ द चेक। जो ओनर ऑफ चेक है उसको एक प्रोटेक्शन देता है कि आपका चेक आपने जिस आदमी को दिया है उसी को जाएगा। और पेई बैंकर किसको पेमेंट करेगा? जिसका नाम होगा क्रॉसिंग में। याद रखिएगा, जिसके नाम पे आप चेक इशू करेंगे उसी को ही पैसा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। सर्कुमस्टांसेस व्हेन द बैंकर रिफ्यूज फॉर पेमेंट। किस किस केस में बैंक पेमेंट के लिए रिफ्यूज कर सकता है? सिंपल सा है, जब कोई कस्टमर जिसका अकाउंट है वो मर ही गया हो तो उसका चेक में बैंक आपको कैसे पेमेंट करेगा? याद रखिएगा, व्हेन द कस्टमर हैज डाइड, या कस्टमर मर गया हो, या कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया हो, या अनसाउंड माइंड हो गया हो, या कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि इसको पेमेंट मत करो, या चेक लॉस्ट हो गया होगा उसका तब, या अकाउंट उसका बंद हो गया। अगर सिंपल सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप लिख देंगे। एक एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर ये केस लो एग्जाम में आया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, माइनर इज नॉट लायबल फॉर चेक डिसऑनर। यदि चेक किसी कारण से आपका डिसऑनर हो जा रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है उस चेक से, तो माइनर लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल को समझिएगा। मिस्टर ए ने एक माइनर मिस्टर बी को चेक इशू किया। बी क्या है? माइनर है। मिस्टर ए इशू ए चेक टू ए माइनर नेम्ड कॉल्ड बी। बी सू दिस चेक टू मिस्टर सी। हियर चेक वाज डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। याद रखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक इशू किया था। बी माइनर है, बी ने वो चेक मिस्टर सी को दे दिया। यदि चेक बाउंस हो गया किसी कारण से, इनसफिशिएंट ऑफ फंड या कोई भी रीजन से, तो सी सिर्फ याद रखिएगा ओनली ए के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, माइनर के अगेंस्ट कभी भी फाइल नहीं कर सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। हुंडी, ध्यान से सुनिए। कच्चा बिल। सपोज कलकत्ते के अंदर आप बड़ा बाजार में माल लेते हो 10 लाख का, सामने वाला बिल बेच कर दिया कैश में, बस। ठीक है जी। हुंडी का मतलब समझिए, कि एग्जांपल दे रहे हैं आप उसका मतलब समझ जाएंगे। हुंडी का सिंपल भाषा में कच्चा बिल बोलते हैं। याद रखिएगा। सपोज कलकत्ता में बड़ा बाजार में मिस्टर ए मिस्टर बी को 10 लाख रुपया का माल बेच रहा है। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या करेगा? एक कच्चा बिल बना देगा। कच्चा बिल मतलब मिस्टर ए अपना लेटर हेड में लिख देगा कि हम बी को 10 लाख का माल बेचे हैं और बी हमको 1 महीना बाद पेमेंट देगा। काम खत्म। कोई जीएसटी फीएसटी कुछ नहीं होगा उसमें, सिर्फ हैंड रिटन एक तो नोट लिखा हुआ होगा और कुछ नहीं होगा, अपना लोकल लैंग्वेज में। याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया, हुंडी किस में रहता है? लोकल लैंग्वेज में रहता है।
याद रखिएगा। और हुंडी का पैसा हमेशा कैश में दिया रहता है, तो बी क्या करेगा, कुछ दिन बाद ए का जो हिसाब होगा उसको कैश में देके खत्म कर देगा। ये हुंडी है। तो हुंडी में क्या चीज है मेन, देखिए, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन लोकल लैंग्वेज। हुंडी हमेशा लोकल लैंग्वेज में होता है। और हेयर मनी इज ट्रांसफर इनटू कैश फॉर्म। हुंडी में पैसा कैश में दिया जाता है और यहाँ कोई कंडीशन नहीं होता है और कोई स्टाम्प ड्यूटी हुंडी में नहीं होती। इट इज अनकंडीशनल एंड नो स्टाम्प ड्यूटी नीड फॉर हुंडी। हुंडी में इतना ही देखिएगा, इट इज मोर देन इनफ। थैंक यू।